welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic organization of data. Previous क्लास में हमने कलेक्शन ऑफ डाटा में सेंसस एंड सैंपल मेथड के बारे में डिस्कस किया था। यानी सबसे पहला जो हमारा स्टैटिस्टिक में मेथड है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारे पास जो डाटा आते हैं वो कैसे आते हैं। तो इसमें 5 स्टेज अप्लाई की जाती हैं। फर्स्ट स्टेज थी कलेक्शन ऑफ डाटास एंड सेकंड स्टेज है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटास, देन दीज आर कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटास। देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी क्लासिफाइड या ऑर्गेनाइज द डाटास, बिकॉज व्हेन द डाटास वर कलेक्टेड एट द फर्स्ट टाइम, यानी डाटास को जब फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, देन दीज आर द रो डाटा। तो उस समय ये कच्चे आंकड़े दीज आर इन ए क्रूड फॉर्म, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यानी जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, क्रूड फॉर्म में होते हैं, यानी जिसको कोई भी अंडरस्टूड नहीं कर सकता है। जिसके द्वारा ये कलेक्ट किए गए हैं वही इसको अंडरस्टूड कर सकता है। देन अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे जब डाटास को कलेक्ट किया जाता है, देन दीज आर ऑर्गेनाइज, इनको क्लासिफाई किया जाता है। देन व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटास? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटास in which the data are divided into the different groups according to their characteristics, यानी जिसमें डाटास को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग कॉलम या रो में डिफाइन कर दिया जाता है, ताकि इजीली हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इजीली उसको ड्रा कर सकें, इजीली उसको समझ सकें। या इसको क्लासिफिकेशन ऑफ डाटास भी कहते हैं, जिसमें द डाटास आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम कह सकते हैं जिसमें उनकी सिमिलरिटी या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डाटास को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है या क्लासिफाइड कर दिया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। अब ये देखो, डाटास को क्लासिफाइड करने का या उसको ऑर्गेनाइज करने का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि हम डाटास को एज ए ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में उनकी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड क्यों करते हैं। देन व्हाट्स द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा? देन फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, ब्रीफ एंड सिंपल, यानी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मेक्स द डाटा सो सिंपल एंड इन ए ब्रीफ फॉर्म, यानी बिल्कुल सिंपल और ब्रीफ फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन, ताकि हर कोई व्यक्ति इसको आसानी से समझ सके जब इसको सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। यूटिलिटी, इट मीन्स व्हेन द डाटास आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देन दीज आल्सो इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ द डाटास, यानी जब वो अनऑर्गेनाइज होते हैं, अनअरेंज फॉर्म में होते हैं, देन देयर इज ए नो यूटिलिटी ऑफ द डाटास फॉर द सिंपल पर्सन या एनी इंडिविजुअल या एनी पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी कोई यूटिलिटी, कोई भी उपयोगिता नहीं होती है, हमारे लिए वो ना के बराबर होते हैं। लेकिन व्हेन द डाटास आर ऑर्गेनाइज्ड, देन दीज आल्सो इंक्रीज द यूटिलिटी बिकॉज दीज कैन बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन, क्योंकि इसके द्वारा सभी आसानी से उसको समझ सकते हैं जब डाटास को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। देन कंपैरेटिबिलिटी, इट मींस व्हेन वी ऑर्गेनाइज द डाटास अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देन दीज आल्सो make the datas very comparative. It means we can compare between the datas very easily. जैसे मान लो हमारे पास रूरल अर्बन एरिया से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो इजीली हम उन डाटास में कंपैरिजन कर सकते हैं अगर उनको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग या उनकी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है या ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। तो ये डाटास को मोर कंपेरेबल बनाते हैं कि हम उनकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। Then scientific arrangement, यानी the organization of datas makes the datas in a, यानी we can arrange the datas in a scientific manners and these also increase the reliabilities of data, यानी जिससे datas की जो reliability है, accuracy है, वो और भी ज्यादा increase हो जाती है जब इनका scientific arrangement किया जाता है उनकी similarity के अकॉर्डिंग। Then next है attractive and effective, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटास या क्लासिफिकेशन ऑफ डाटास मेक्स द डाटास वेरी अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, क्योंकि इजीली उनको डिफरेंट रोज एंड कॉलम में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये डाटास को सिंपल वे में अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव बनाते हैं ताकि हर व्यक्ति आसानी से उनको समझ सके। इसके बाद
बाद ये जो चैप्टर है ये सारा न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड है आपका, यानी इसमें सारे न्यूमेरिकल पोर्शन के कॉन्सेप्ट आते हैं कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी छोटी टर्म्स आएंगी इसमें जो हमें समझनी जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स यानी variables refers those items which can be measured and which value changed over time. It can be measured and its value changed over time, यानी जिसकी वैल्यू समय समय पर चेंज होती रहती है और जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, एस्टिमेशन पॉसिबल है कि व्हाट्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स, और टाइम के साथ साथ इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती जाती है। देन वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप्स। जो वेरिएबल्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, और एक होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस होता है, ये देखो बेटा। डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच आर इंक्रीज्ड इन जंप, या विच आर इन ए कंप्लीट फॉर्म, या हम कह सकते हैं विच मेजरमेंट इज पॉसिबल। यानी डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम एग्जैक्ट मेजर्स कर सकते हैं, यानी जो एक कंप्लीट नंबर्स के रूप में होते हैं, या विच आर इंक्रीज इन जंप। जैसे हमारे पास एक्स वेरिएबल्स है, जैसे 10, 20, 30, 40, ये क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड द डिस्क्रीट वेरिएबल्स, यानी जो कंप्लीट नंबर्स के रूप में होते हैं, यानी जिनको हम एग्जैक्ट मेजर्स कर सकते हैं कि व्हाट्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस नंबर्स। इसके बाद कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं? इसके बिल्कुल अपोजिट, विच आर नॉट इंक्रीज इन जंप, विच आर कॉन्टिन्यूसली, यानी जो लगातार होते हैं, जिसमें बीच में गैप नहीं होता है, विच वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्स, जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, या हम कह सकते हैं विच आर नॉट इन ए कंप्लीट नंबर, जो एज ए कंप्लीट नंबर के रूप में नहीं होते हैं, दीज आर कॉल्ड द एज ए कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो जैसे हमारे पास है, जैसे मान लो हमारे पास 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, तो ये वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। इसके साथ साथ जैसे 2.5 है, 3.5 है, या 1, ये सारे क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो इसमें दो टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, एक जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल होता है, और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता है, जो ना ही कंप्लीट नंबर के रूप में होते हैं, वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल के बेस पर वी कैन आल्सो कंपेयर बिटवीन द डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है हमारे पास। इसके साथ साथ जैसे रॉ डाटा की, व्हाट डू यू मीन बाय द रॉ डाटा? रॉ डाटा क्या होते हैं? जैसे रॉ डाटा क्या होते हैं बेटा? जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि when the data are collected then these are in a crude form, तो it means ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, which can not be understood by anyone। जैसे सपोज करें हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट या मार्क्स, जैसे मार्क्स गेन बाई 11th क्लास स्टूडेंट। जैसे सपोज करें हमारे पास मार्क्स हैं इस तरह से, जैसे 49 है, 59 है, 69 है, 33 है, 85 है, 95 है, 99 है, 33 है, 45 है, 46 है, ये है इन इकोनॉमिक्स। तो इट मींस क्या हम इनको अंडरस्टूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर इन्हीं को हम रो नंबर के अकॉर्डिंग
अरेंज करें या नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करें कि किस बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए, तो हम इजीली इनको अंडरस्टूड कर सकते हैं और इजीली इनमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो डाटाज होते हैं वो रो डाटाज होते हैं, क्रूड फॉर्म में होते हैं, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, जिनको अंडरस्टूड करना पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि इजीली हम इनको अंडरस्टूड कर सकें। तो ये सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमें इसमें समझनी है, जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए भी आगे अप्लाई होंगे। So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.